गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो तक हमने रेशियो और मार्जिनल कॉस्टिंग इन दोनों चैप्टर्स के एग्जाम एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। आज के वीडियो में हमें इशू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। आज हम दिसंबर 19 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में दिसंबर 2020 के। दिसंबर 2019 के पेपर में इशू ऑफ शेयर से 8 एमसीक्यूज पूछे गए, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि इशू ऑफ शेयर से न जाने कितने सारे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? कंसोलिडेशन कह सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पर उन सबको वेटेज कम देके इसको वेटेज ज़्यादा दी गई। और फिर दिसंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर में इससे सिर्फ 3 ही एमसीक्यूज पूछे। तो इंस्टीट्यूट का बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर एक इंडिकेशन है, अपने दिमाग में कोई भी पैटर्न मत लेके आइए। जितने चैप्टर्स हैं आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे के आना है। एक्चुअली में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये आपको एग्जाम वाले दिन ही पता लगेगा। ठीक है, एक बात मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करेंगे? ये हम करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस वेबसाइट पर अपलोड करी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और ये एग्जाम क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में, आपके प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहाँ से जाके आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2019 में जो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से आया वो है क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो 8 एमसीक्यूज आए ना, उन सब में सबसे अच्छा एमसीक्यू यही वाला है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल यही वाला एमसीक्यू है। शिवा लिमिटेड फॉरफिटेड 4500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विच आर इशूड ऑन 40% प्रो राटा बेसिस। इतना पढ़ के समझ में आता है कि क्वेश्चन फॉरफिचर का है और प्रो राटा भी इसमें शामिल है। और किसी भी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कब किए जाते हैं? जब वो अपना अलॉटमेंट या कॉल का पैसा ना दे, तभी देखो लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। क्यों ये शेयर फॉरफिट किए हैं? क्योंकि उसने 6 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया और 3 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। 6 रुपए के जो अलॉटमेंट है, इसके अंदर 2.5 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस शेयर का इशू प्राइस कितना होगा? इशू प्राइस मतलब कितने रुपए में ये शेयर इशू किया गया है? 10 रुपए की फेस वैल्यू, 2.5 रुपए का प्रीमियम भी हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब इशू प्राइस 12.5 रुपए का है। ठीक है, अभी आगे जाके यूज करेंगे इसको। If the excess money received on application is used for receiving the amount due as a securities premium, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, इसको मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिस्कस भी करेंगे। What amount should be credited to share forfeited account? अब सबसे पहली बात यहां पर आती है कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में अमाउंट जाता कौन सा है? जो कंपनी अमाउंट रिसीव करती है टूवर्ड्स फेस वैल्यू, वो वाला अमाउंट हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट रिसीव होता है वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में यूज नहीं होता, क्योंकि अगर हम वो भी ट्रांसफर कर देंगे तो वो सेक्शन 52 का वायलेशन होगा। सेक्शन 52 में बता रखा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम किन किन पर्पसेस के लिए यूज होता है, जिसमें ये कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल सकते हैं। तो जो कंपनी अमाउंट रिसीव करती है टुवर्ड्स फेस वैल्यू, वही अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर? शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, हमें इस शेयर होल्डर ने सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दी है, वो है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आना है एक शेयर पर, ये इसने हमें सीधे सीधे नहीं बताया। वैसे तो मैं चाहूं तो आपको भी फटाफट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करवा सकता हूं, पर मैं प्रॉपर वर्किंग के साथ कराऊंगा ताकि आपको बाद में भी ये क्वेश्चंस रेफर करने हो तो आपके सामने पूरा सोल्यूशन हो। ठीक है, चलिए आइए हम पहले एप्लीकेशन कितनी आनी है एक शेयर पर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा आना है। 3 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी हैं? एक तो एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, और तीसरा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अलॉटमेंट का कितना आना है ये इसने बताया है 6 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना आना है? 3 रुपए। ये दोनों तो गिवन है, ये हमें एप्लीकेशन का नहीं पता, पर इसने हमें इनडायरेक्टली इशू प्राइस दिया है। भाई एक शेयर 10 रुपए का है, इशू प्राइस क्या होता है कि एक शेयर पर टोटल कितने रुपए आने हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम? 10 रुपए तो फेस वैल्यू के आने हैं और 2.5 रुपए का प्रीमियम मुझे उसने इनडायरेक्टली बताया है जो अलॉटमेंट के साथ आना है। इसका मतलब इस शेयर पर टोटल कितने रुपए आने हैं? 12.5 रुपए। 12.5 रुपए में से 9 रुपए का तो हिसाब मिल गया अपने को, तो बाकी के 3.5 रुपए कब आ रहे होंगे? बाकी के 3.5 रुपए एप्लीकेशन पर आएंगे, मतलब ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मतलब एक शेयर पर कितने रुपए आने हैं? 3.5। अब क्या इसने हमें ये 3.5 रुपए के हिसाब से जो पैसे दिए हैं,
क्या इसने हमें सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे दिए हैं जो हमने फॉरफिट किए हैं 4500 शेयर, या ज़्यादा शेयर पे दिए होंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोराटा का है। प्रोराटा मतलब जो जितने अप्लाई करता है हम प्रोपोर्शनेटली उसको अलॉट करते हैं, मतलब जितने शेयर्स इसके पास हैं इसने अप्लाई तो ज़्यादा ही किए होंगे, और जितने अप्लाई किए होंगे उस पर उसने ₹3.5 के हिसाब से हमें एप्लीकेशन पैसा दिया होगा। नहीं, 40% का अलॉटमेंट किया हमने, मतलब अगर सामने वाले के पास 40 शेयर हैं तो उसने अप्लाई 100 किए थे भाई, 100 किए थे, हमने 40% शेयर दिए, मतलब उसने अप्लाई 2.5 गुना किए हैं। तो इसके पास अगर 4500 शेयर हैं तो इसने अप्लाई तो ज़्यादा किए होंगे। आइए पहले वो निकालते कि अप्लाई कितने किए हैं इसने शेयर। मैं पहले यहाँ पर आपको एक कॉमन सेंस लगा के बताता हूँ। अगर किसी के पास 40 शेयर हैं तो उसने अप्लाई 100 किए होंगे। अगर उसके पास मान लो किसी के पास एक ही शेयर है तो उसने अप्लाई कितना किया होगा, 100/40। ये ना यूनिटरी मेथड आप बचपन में पढ़ते थे, मतलब 2.5 गुना शेयर। अगर किसी के पास 4500 शेयर हैं तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे, एक के लिए 100/40, तो 4500 के लिए कितना? ठीक है जी। तो हम यहां पर कह सकते हैं शेयर्स अप्लाइड $4500 इंटू 100/40। ये 40 रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 अगर 4500 तो 100 कितना होगा, ये आ जाएगा 11,250। अच्छा ये बात आपको पता होगी, देखो जब कोई चीज जितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रही होती है अगर हम उस परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो 100% बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 4500 रुपए शेयर्स अप्लाइड का 40% है, तो मैं अगर इस 4500 को 40% से डिवाइड कर दूंगा ना, तो 40% से डिवाइड करते ये 100% बन जाएगा, मतलब शेयर्स अप्लाइड बन जाएगा। तो ये बात बेसिक सी है, आपको पता होगी वैसे। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर शेयर्स अप्लाइड आ गया। शेयर्स अप्लाइड के बाद अब आप यहाँ पर एक्सेस शेयर्स अप्लाइड निकाल सकते हैं। इसने 4500 शेयर्स इसके पास है और 11,250 शेयर्स का इसने एप्लीकेशन दिया, तो 11,250 में से हम माइनस कर देते हैं इसके 4500 शेयर्स, मतलब ये कि इसने एक्स्ट्रा शेयर्स 6,750 अप्लाई किए, मतलब ऐसे शेयर्स जो इसने अप्लाई तो किए पर इसको मिले नहीं, और इन शेयर्स पर इसने ऑफ कोर्स हमको पैसा भी दिया होगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। $6,750 शेयर्स पर ₹3.5 के हिसाब से इसने हमको पे किया होगा। मल्टीप्लाई करके बताओ, 23,625 रुपए। अब यहाँ पे कौन सी बात ध्यान देने वाली है कि ये जो एक्सेस पैसा है ना, हमने इस पैसे को अलॉटमेंट का पैसा मान लिया होगा, और अलॉटमेंट में दो चीजें आ रही हैं, प्रीमियम भी और फेस वैल्यू भी। और हमें इसने साफ साफ बोला है कि जो ये एक्सेस मनी आया है ना, हमने पहले प्रीमियम की तरफ इसको एडजस्ट किया है, और क्योंकि प्रीमियम की तरफ एडजस्ट किया है तो प्रीमियम वाला हटा के जो बचेगा वो हमने फेस वैल्यू की तरफ एडजस्ट किया होगा, और जो फेस वैल्यू की तरफ हमें रिसीव हुआ है वही अमाउंट जाता है शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो आइए जरा आगे की वर्किंग देखते हैं। ये जो एक्सेस मनी है अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी कितना है ये, 23,625। हमने पहले माना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें मिला है, मतलब हमने इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना एडजस्ट हो सकता है पहले वो कर लिया। इसके पास 4500 शेयर्स हैं, हर एक शेयर का सिक्योरिटीज प्रीमियम उसने बताया है 2.5 है, तो 4500 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके आता है 11,250। ये तो हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा। इसको तो हम नहीं लेके जा सकते शेयर फॉरफिट अकाउंट में, क्योंकि अगर इसको शेयर फॉरफिट में लगे तो सेक्शन 52 वायलेट हो जाएगा। और ये बचा हुआ पैसा जो है ये फेस वैल्यू की तरफ हमने एडजस्ट किया होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कुछ 12,375 आएगा बैलेंसिंग फिगर। ये पैसा आया था हमारे पास एक्सेस, जिसमें से हमने कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ एडजस्ट किया और रिमेनिंग फेस वैल्यू की तरफ एडजस्ट किया। चलिए अब ये बताइए कि फेस वैल्यू की तरफ हमें टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ।
देखो 4500 शेयर्स पर पूरे का पूरा एप्लीकेशन का पैसा तो आ ही गया। फिर हमारे पास ये वाला एक्सेस पैसा आया, और इस एक्सेस पैसे में से हमने फेस वैल्यू की तरफ कितना एडजस्ट किया, सिर्फ 12,375। तो क्योंकि हम वही पैसा फॉरफिटेड अकाउंट में लेके जाते हैं जो हमें फेस वैल्यू की तरफ रिसीव होता है, तो मैं ये जो इसका आंसर है दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। आइए एक बार देख लेते हैं। पेज में बदल रहा हूं, मेरे पास यहां पे जगह नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड towards face value is credited to share forfeited account। और हमारे पास 4500 शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, प्लस 12,375 रुपए का एक्सेस मनी आया है। ये वाला एप्लीकेशन का पैसा है, और ये जो हमें एक्सेस मिला था ना, एक्सेस एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जो फेस वैल्यू की तरफ एडजस्ट वो वाला पैसा है। और ये सब जब आप कैलकुलेट कर लोगे ना तो ये हो जाएगा 28,125। मैं ये एक और तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, इसको नोट करना है तो नोट कर लो पहले आप। चलिए अब आप मुझे बताइए, इस शेयर होल्डर ने हमें टोटल पैसा कितना दिया, टोटल मनी रिसीव्ड सारा का सारा मिला के कितना पैसा दिया था इसने हमें। इसने जो शेयर्स अप्लाई किए थे वो किए थे 11,250, 11,250 शेयर अप्लाई किए थे, और 3.5 रुपए के हिसाब से इसने हमें टोटल दिए होंगे एप्लीकेशन पर, यही टोटल पैसा आया था। तो ये मिल गया था 39,375। और हम भी जानते हैं कि इसी पैसे से हमने, क्योंकि इस पैसे में एक्सेस पैसा भी है, क्योंकि चाहिए तो सिर्फ हमें 4500 शेयर्स का ही था, इन पैसों में एक्सेस पैसा भी है, और उस एक्सेस पैसे में हमने कुछ एडजस्टमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ भी किया था। मतलब इस पैसे के अंदर कुछ पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी है, तो वो वाला माइनस कर दो। अमाउंट टूवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है इसके अंदर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा 4500 शेयर्स पर 2.5 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है। तो 4500 को 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 11,250 आता है। आप देखोगे तो वही आएगा। अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, तो ये ऑप्शन है हमारे पास बी, 28,125। देखो ये जो क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, इसको सॉल्व करने के लिए आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी जरूरी है, ठीक है। तो चलें अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हम वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा है। P Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹10 each for non-payment of first and final call of ₹2.5 per share, which were issued at a premium of ₹3 per share, receivable at allotment. Out of these, 3,200 shares are reissued at ₹8 per share as fully paid up. और इसने हमसे मांगा है कि हम कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। अब कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है? देखो जो शेयर्स हम फॉरफिट करते हैं उन पर हमें कुछ प्रॉफिट होता है, नहीं कैपिटल प्रॉफिट है, और फिर हम वो शेयर्स जो फॉरफिट किए हैं री इशू करते हैं, तो हो सकता है कि उन री इशूड शेयर्स पर हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़ जाए। तो फॉरफिट करने पर कुछ फायदा हुआ, री इशू करने पर हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। तो जो फायदा हुआ और माइनस ये नुकसान
बचा हुआ जो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, और क्योंकि ये प्रॉफिट नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होती है, कैपिटल रिजर्व में हम तभी पैसे ट्रांसफर करते हैं जब फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो जाएं। अगर कोई शेयर फॉरफिट ही हुए हैं, अभी री इशू नहीं हुए, तो ऐसे शेयर जो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, अभी री इशू नहीं हुए, उन शेयर्स का पैसा हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही रहने देते हैं। अब जैसे यहां पर शेयर तो 5000 फॉरफिट किए, लेकिन री इशू कितने किए हैं? सिर्फ 3200। इसलिए 3200 शेयर्स का जो प्रॉफिट होगा वही कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 5। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इशू प्राइस तो 13 रुपए है, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 3 रुपए का प्रीमियम। लेकिन हमें ये पता है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वही पैसा जाता है जो हमें फेस वैल्यू की तरफ रिसीव हुआ। तो प्रीमियम को तो आप हटा दीजिए। 10 रुपए में से उसने 2.5 रुपए नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में उसने फेस वैल्यू की तरफ कितने दे दिए होंगे? 7.5 रुपए। अब हमने फॉरफिट तो 5000 शेयर्स किए हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। कैपिटल रिजर्व में तो सिर्फ उन्हीं शेयर्स का प्रॉफिट जाता है जो कि री इशू हुए हों। तो री इशू कितने हुए? 3200। तो हम 3200 शेयर्स ही कंसिडर करेंगे ये कैलकुलेशन करते वक्त। चलिए कैलकुलेशन फिर अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट रिसीव्ड towards face value on 3200 शेयर्स। इन 3200 शेयर्स पर हमें सिर्फ 2.5 रुपए ही नहीं मिले, 7.5 रुपए तो मिल चुके। प्रीमियम हम कंसिडर करते नहीं, ये आएगा 24,000 रुपीज। ठीक है, ये हमें एक तरह से समझते हो कैपिटल रिसीट है। इन 3200 शेयर्स पर हमें पैसे मिल चुके हैं 7.5 रुपए के हिसाब से, जो हमने किसी और को भी री इशू कर डाले, और जब किसी और को री इशू किए तो हमें कुछ नुकसान हो गया, हमने कुछ डिस्काउंट हमें देना पड़ा उसको। तो डिस्काउंट ऑन री इशूड शेयर्स, कितने का डिस्काउंट दिया आपने? आपने फुली पेड अप शेयर 8 रुपए में इशू कर दिया, मतलब आपने कहीं ना कहीं 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। और आपको ये बात तो पता ही होगी, ये वो डिस्काउंट नहीं है जो कि कंपनीज एक्ट में वॉइड है, ये दूसरा डिस्काउंट है। री इशूड शेयर्स का डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट होता है। तो ऑफ कोर्स अभी हम डिटेल बात तो नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। 6400 का डिस्काउंट हमने दिया है, आए इतने, और एक तरह से इस 24,000 में से हमने कुछ डिस्काउंट दिया, तो हमें नेट में कितने का फायदा हुआ? जो नेट फायदा हुआ वो हम ट्रांसफर मार देते हैं कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CR, ये आ जाएगा 17,600 रुपये। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। C Limited invited application for the issue of 20 lakh equity shares of ₹10 each, payable 3 on application, 7 on allotment। 2 ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा आ जाने वाला है, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 7 रुपए। एप्लीकेशंस लेकिन हमें रिसीव हुई है 35 लाख इक्विटी शेयर्स की, जिसमें से कहता है कि 7 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन तो हमने रिजेक्ट कर डाली, और प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी हमने रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को। एक्सेस मनी अगर कुछ आया तो वो हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। रवि कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 2500 अलॉटेड शेयर्स, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी एक आध सिली मिस्टेक पॉसिबल है, देखते हैं वो क्या होगी। क्वेश्चन 6, हमें यहां पर जो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो हैं 35 लाख। ठीक है, ऐसे कुछ बोला है ना उसने, जिसमें से कहता है 7 लाख एप्लीकेशंस को तो हमने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर डाला, मतलब उनको तो बिल्कुल शेयर ही नहीं दिए, एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। 7 लाख शेयर्स पर तो हमने कोई शेयर दिए ही नहीं, और बाकी के बचे 28 लाख शेयर्स, इनको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी है। हमें टोटल कितने शेयर्स इशू करने हैं? अगर आप चेक करोगे तो हमें टोटल शेयर्स जो इशू करने हैं वो 20 लाख शेयर्स इशू करने हैं। 35 लाख की एप्लीकेशन आई, 7 लाख की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट मार डाला, बचे 28 लाख शेयर। मतलब ये हुआ इसका कि
20 lakh shares were issued on pro rata basis to the applicants of 28 लाख शेयर्स। अब फिर से यहां पर क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन है, हमने 28 लाख एप्लीकेशन को कंसिडर किया और 20 लाख शेयर उनको दिए, तो भाई जो उन्होंने 8 लाख एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई किए उस पर भी तो एप्लीकेशन का पैसा आया होगा। उसने बोला भी है कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन कोई आई होगी वो हमने कहाँ पे एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ पर है 24 लाख रुपए की। कैसे आया भाई 24 लाख? क्योंकि 8 लाख शेयर्स हैं एक्स्ट्रा, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी received 8 लाख इंटू 3, 24 लाख रुपए। और ये हमने कहां पर एडजस्ट किया होगा? टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब एक बार इस क्वेश्चन की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी, इसने बस हमसे ये पूछा है कि बता दो अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा मिला होगा। अब अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू कितनी है? सर अलॉटमेंट ड्यू है 20 लाख शेयर्स हैं, 7 रुपए की एक शेयर पर अलॉटमेंट है, 1,40,40,00,000 रुपए की अलॉटमेंट ड्यू है। ठीक है, जीरो ध्यान से लिखना कहीं गिर विर ना जाए। माइनस कुछ पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है, एक्सेस ऑलरेडी रिसीव्ड। कितना मिल चुका है हमें एक्सेस? 24 लाख रुपए का एक्सेस हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अगर किसी इंसान ने कॉल्स इन एरियर ना की होती तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचा हम कहते कि वो हमें मिला होगा अलॉटमेंट पर, लेकिन यहाँ पे बोलता है कोई रवि है जिसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स पर नहीं दिया? 2500 पर। मतलब हमारा ना कुछ कॉल्स इन एरियर भी है। अब यहीं पे करी है बच्चों ने सिली मिस्टेक। कई बच्चे एग्जाम में सीधे सीधे 2500 को 7 से मल्टीप्लाई करके या माइनस करके दिखाए, जो कि गलत है। क्यों गलत है इसकी वर्किंग अभी हम करके देखेंगे वर्किंग नोट में कि कैसे आएगा। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोल देता हूं। अगर आप यहां पर 2500 इंटू 7 करते हो तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि रवि ने अलॉटमेंट का एक भी पैसा नहीं दिया, पर ऐसा तो है नहीं। हमें एक्सेस एप्लीकेशन मिला है। एक्सेस एप्लीकेशन क्यों मिला है? क्योंकि जिन जिन को हमने शेयर्स दिए हैं उन सब ने अप्लाई ज्यादा किए थे। भाई 20 लाख शेयर्स जो आपने अलॉट किए थे उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन कितने की आई थी? 28 लाख की। मतलब 20 लाख अगर आपने अलॉट किए हैं तो अप्लाई 28 थे। तो क्या इस रवि ने 2500 जिसको आपने दिए हैं, इसने क्या 2500 ही अप्लाई किए होंगे? नहीं, इसने ज्यादा अप्लाई किए होंगे। और अगर इसने ज्यादा अप्लाई किए होंगे तो इसका मतलब आपको रवि का भी एक्सेस एप्लीकेशन मिला होगा। और रवि का एक्सेस एप्लीकेशन मिला है तो इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली आपको कुछ पैसा अलॉटमेंट का भी दिया है। तो रवि का पूरा अलॉटमेंट अनपेड नहीं है। रवि ने कुछ अलॉटमेंट जाने अनजाने दे दी। कब? एप्लीकेशन के टाइम पर। ऐसा हुआ क्यों? प्रोराटा की वजह से। अगर प्रोराटा नहीं होता तो उस केस में फिर हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट है। इसने अगर 2500 शेयर्स इसके पास हैं तो इसने अप्लाई ज्यादा किए होंगे। अप्लाई ज्यादा किए होंगे तो एक्सेस पैसा दिया होगा। अगर एक्सेस पैसा दिया होगा वो एक्सेस पैसा अलॉटमेंट का ही तो था। तो ये अगर हम यहाँ पे 2500 इंटू 7 करके माइनस करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसने तो पूरी की पूरी अलॉटमेंट नहीं दी। ऐसा तो नहीं है। तो पहले आपको रवि का अनपेड अमाउंट जो अलॉटमेंट का है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वर्किंग होगी। आइए जरा देखें कैसे निकलेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर्स अप्लाइड बाय रवि। अच्छा, अप्लाई निकालते कैसे? वैसे आप मुझे बताओगे। अलॉटमेंट 20 लाख का था तो एप्लीकेशन 28 लाख की थी।
अगर अलॉटमेंट एक ही शेयर का होगा तो अलॉटमेंट 28/20। रवि के 2500 शेयर्स हैं तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे, एक के लिए अगर 28/20 है तो 2500 के लिए 2500 से मल्टीप्लाई, वही यूनिटरी मेथड जो भी लगाया था हमने। तो 2500 को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 28 लाख अपॉन 20 लाख, लाख लाख नहीं भी लगाओगे चलेगा, तो ये कुछ आएगा 3500 शेयर्स। मतलब इसने जो अप्लाई किए होंगे वो कितने शेयर्स अप्लाई किए होंगे, 3500 शेयर्स अप्लाई किए होंगे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसने कितना दिया होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसने दिया होगा 2500 शेयर्स हमने अलॉट किए, 3500 इसने अप्लाई किए, 1000 शेयर्स पर इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है। तो इसने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया है, 3000। ये 3000 रुपए इसका हमारे पास अलॉटमेंट के नाम का एप्लीकेशन के टाइम पर ही आ गया। अब इस रवि का अलॉटमेंट ड्यू कितना है, इस रवि का अलॉटमेंट ड्यू है 2500 इंटू 7। अब पहले ये पूरा का पूरा अनपेड मान रहे थे, पूरा का पूरा अनपेड थोड़ी है, इसमें से कुछ तो आ गया ना। क्यों आ गया कुछ, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा शेयर अप्लाई किए थे। तो ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना ऑलरेडी रिसीव्ड है, 3000 रुपए। तो एक्चुअली में इसका अलॉटमेंट पेंडिंग सिर्फ 14,500 का ही है। अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट, ये वर्किंग है। इसको नोट करना तो आप नोट कर लो। ठीक है जी, अब आ जाओ यहाँ पे ऊपर। तो रवि का कॉल इन एरियर एक्चुअली में फिर कितने का हुआ, रवि का कॉल इन एरियर 14,500 का हुआ। यही मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करके आए थे, 17,500 लिख दिया था यहाँ पर। तो हमें एक्चुअली में अमाउंट रिसीव कितना हुआ अलॉटमेंट पर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये माइनस करके बताना जरा। 1,15,85,500। क्या ये ऑप्शंस में है, यस, डी इज द आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ये भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो था क्वेश्चन नंबर 33। The term calls in area is shown in the company's balance sheet. कॉल्स इन एरियर का प्रेजेंटेशन हमने बहुत अच्छे से सीखा था, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैंने शेयर कैपिटल से रिलेटेड बहुत सारे आपको नोट्स लिखवाए थे, और अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन सीखा भी था, लॉजिकल सारी बातें की थी कि हम कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर को माइनस करके दिखाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है, The term calls in area is shown in the company's balance sheet as deducted from called up capital. हम called up capital से उसको माइनस करके शो करते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम कॉल्स इन एरियर का बैलेंस देखें तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। कॉल्स इन एरियर का डेबिट बैलेंस होने की वजह से इसको शो तो वैसे एसेट साइड पे करना चाहिए, बट शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट हमें कहती है कि इसको अगर हम एसेट साइड शो करेंगे तो बेटर प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल है, शेयर होल्डर को बताओ ना कि इस कॉल्ड अप से इतना हमने मांगा है और इसमें से कुछ लोगों ने नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है वो माइनस करके हम फिर फाइनली बाहर आउटर कॉलम में पेड अप कैपिटल दिखाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, चार ऑप्शन दे रखे हैं। जब हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो उस टाइम पर हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट विद पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर फॉरफिटेड, डेबिट विद कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, डेबिटेड विद फेस वैल्यू, और डेबिटेड विद द इशू प्राइस। बताइए भाई, चार में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कितने अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, जितने अमाउंट हमने मंगवाया होता है, मतलब कॉल्ड अप। तो अगर हमने शेयर फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिचर के टाइम पे जितना शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता है उसी को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट होगा कितने से, जितने से हमने कॉल कर रखा है शेयर का अमाउंट।
तो जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो जितने से कैपिटल क्रेडिट हो रखी होती है उसी को ही डेबिट करते हैं, और क्रेडिट कितने से हो रखी होगी, जितना हमने कॉल कर रखा है। तो यहां पर सही आंसर क्या है, डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू, ध्यान रहे कॉल्ड अप वैल्यू, इससे हम डेबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द लॉस और डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में बी, बताइए भाई 35 का बताइए आंसर। सवाल को मैं आसान से शब्दों में बोल देता हूं, जब हम शेयर री इशू करते हैं तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमें पुराने वाले शेयर होल्डर ने फेस वैल्यू की तरफ दे रखा है। मतलब जितना हमारे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस है, हम मैक्सिमम उतना डिस्काउंट नए वाले शेयर होल्डर को दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल और एक्सीड दी फॉरफिटेड अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट की इक्वल तो हो सकता है पर एक्सीड नहीं कर सकता। नॉट एक्सीड दी फॉरफिट अमाउंट, ये मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम, नहीं, इसका तो प्रीमियम से तो कोई कनेक्शन ही नहीं होता। नॉट एक्सीड दी कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू से भी कोई कनेक्शन नहीं होता। इसका मतलब सही ऑप्शन यहां पर क्या है, इट कैनॉट एक्सीड दी फॉरफिटेड अमाउंट। जितना अमाउंट हमारे पास शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में पड़ा है उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ री इशू। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 एक्चुअली 35 ही उसने वापस से रीफ्रेज करके पूछ लिया। When the forfeited shares were originally issued at premium, the maximum permissible discount on reissue shall be। देखो चाहे पार पे इशू हुआ हो या प्रीमियम पे इशू हुआ हो, हम कितना डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं जितना शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा है। और ध्यान रहे फॉरफिचर अकाउंट में उतना ही जाता है जितना हमें मिलता है टूवर्ड्स फेस वैल्यू। तो यहाँ पर भी जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम से तो कोई कनेक्शन होता ही नहीं, द अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, मुझे तो यही लग रहा है और तो कोई अमाउंट नहीं लगता। फेस वैल्यू से भी कोई कनेक्शन नहीं होता और कॉल्ड अप वैल्यू से भी नहीं। हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा है उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी कह सकते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन 37, Z Limited issued 5000 equity shares of ₹10 each at 10% premium which is payable on allotment। कहता है 10% प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं और ये प्रीमियम कब पे करना है शेयर होल्डर को, अलॉटमेंट पर। तो 10 रुपए का 10%, 1 रुपए का हमारा प्रीमियम है। कंपनी ने एप्लीकेशन का मनी रिसीव कर लिया और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ है ऑन ओनली 4500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। 5000 शेयर्स में से हमें सिर्फ 4500 शेयर्स पर ही अलॉटमेंट का पैसा मिला है। इसका मतलब 500 शेयर्स का कॉल इन एरियर है और यही 500 शेयर कंपनी ने क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, फॉरफिचर के टाइम पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का क्या करना है। जब हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि जब शेयर इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। फॉरफिचर के टाइम पर हम एक तरह का रिवर्सल ही तो कर रहे होते हैं, तो इशू के टाइम पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, फॉरफिचर के टाइम पे शेयर कैपिटल डेबिट होता है। अच्छा, शेयर कैपिटल क्रेडिट या डेबिट किस अमाउंट से होता है, हम हमेशा शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू। अगर हमें अगर हमें फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा रिसीव होता है तो वो एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्योंकि हम यहाँ पर शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट की ठीक बाद, और अलॉटमेंट तक हमने कितने रुपए डिमांड कर लिए हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट। ध्यान रखना 4 रुपए के अंदर 1 रुपए का प्रीमियम है। कैसे पता लगा, 10% प्रीमियम है विच इज पेएबल ऑन अलॉटमेंट, तो 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपी। तो इस 4 रुपए के अंदर जो है 1 रुपए का प्रीमियम है। मतलब हमने 7 रुपए मांगे तो हैं, लेकिन 7 रुपए जो मांगे हैं, 6 रुपए हमने क्रेडिट किए होंगे शेयर कैपिटल के अंदर और 1 रुपया क्रेडिट किया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। तो जब फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट भी कितने रुपए से करेंगे, जितने उसमें क्रेडिट हो रखे हैं। क्रेडिट कितने हो रखे हैं, 6 रुपए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम 500 शेयर्स यहां पर जो है वो हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो 500 शेयर्स पर शेयर कैपिटल में हम डेबिट कितना मारेंगे, 6 रुपए के हिसाब से, जो कि आता है 3000। तो डेबिटेड विद 3000। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी।
तो ये थे वो क्वेश्चन जो इशू ऑफ शेयर से आए थे दिसंबर 2019 में। अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो 8 में से 2 क्वेश्चंस मैं मान सकता हूं कि थोड़े टिपिकल थे और बाकी के क्वेश्चंस इजी ही थे। तो अगर किसी बच्चे ने ठीक से इशू ऑफ शेयर्स कर रखा था तो 8 में से 6-5 नंबर लाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। तो अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे दिसंबर 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इशू ऑफ शेयर्स के। थैंक यू सो मच।